नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है, हाई एथेनॉल फ्यूल ब्लेंड्स। क्या सड़कों पर मौजूद आज की गाड़ियां सच में इस बदलाव को झेल सकती है? 142 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हर साल इतने गैलन मोटर गैसोलीन की खपत होती है। ये चौंका देने वाला आंकड़ा दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर हम ईंधन पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इस गैसोलीन का 30% हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रूप से प्लांट बेस्ड एथेनॉल से रिप्लेस कर सकते हैं? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। हम कुछ बहुत बड़ी रियल वर्ल्ड स्टडीज को अनपैक करेंगे जिनमें दर्जनों गाड़ियों को टेस्ट किया गया, ताकि इन हाई एथेनॉल फ्यूल से जुड़े आम डर की असलियत पता चल सके। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप काफी क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे हायर एथेनॉल की तरफ बढ़ने के कारणों से, फिर मटेरियल्स की टेस्टिंग, इंजन की परफॉर्मेंस, इथेनॉल का अर्थशास्त्र और आखिर में इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, हायर एथेनॉल की तरफ इस बड़े शिफ्ट का आखिर मतलब क्या है। देखिए, E20 या E30 जैसे ब्लेंड्स की तरफ बढ़ने को समझने के लिए मौजूदा लेगेसी व्हीकल्स की रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर की गाड़ियों को पूरी तरह रिप्लेस होने में करीब 15 साल लग जाते हैं। मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को पूरा मार्केट कैप्चर करने में अभी लंबा वक्त है। इसलिए एमिशंस को तुरंत कम करने के लिए एथेनॉल एक बेहद क्रूशियल और इमीडिएट ब्रिज फ्यूल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे इंजन के हुड के नीचे, यानी मटीरियल्स की टेस्टिंग पर। अब एक आम ड्राइवर के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या अल्कोहल से भरा ये नया फ्यूल इंजन के पार्ट्स और फ्यूल लाइंस को गला तो नहीं देगा। इस बात की जांच करने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सिस्टमैटिक स्टडी की। उन्होंने अलग अलग मेटल्स और पॉलीमर्स को E20 फ्यूल में डुबोकर रखा, ताकि कोरोजन यानी जंग लगने की एग्जैक्ट रेट को मिलीमीटर प्रति वर्ष में मापा जा सके। और इसके रिजल्ट सच में काफ़ी दिलचस्प हैं। देखिए, एल्यूमिनियम या कॉपर जैसे मेन मेटल्स पर कोरोजन ना के बराबर था। फर्क सिर्फ कुछ सेंसिटिव प्लास्टिक्स में देखा गया, जिनकी मजबूती थोड़ी कम हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अपनी गाड़ियों का पूरा सिस्टम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस कुछ खास मटीरियल्स में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने होंगे। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, इंजन की परफॉर्मेंस और अडेप्टेबिलिटी। जब फ्यूल सेफली लाइन से गुजर गया तो अगला बड़ा चैलेंज होता है गाड़ी का इंटरनल कंप्यूटर। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि एथेनॉल में गैसोलीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो इंजन को खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, और वो ये करता है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम यानी LTFT के जरिए। इंजन ऑटोमेटिकली फ्यूल मिक्सचर को एडजस्ट करता है ताकि एयर टू फ्यूल रेशियो का बैलेंस बना रहे और किसी तरह का डैमेज ना हो। और ये डेटा इस बात को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। ध्यान दीजिए कि E30 फ्यूल यूज करने पर LTFT में सिर्फ 3.5% का एक माइनर इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन O2 सेंसर की रीडिंग्स बिल्कुल सेम रहीं। इसका मतलब है कि इंजन का कंप्यूटर बिना किसी डैशबोर्ड वार्निंग लाइट को जलाए खुद को नए फ्यूल के हिसाब से आसानी से एडजस्ट कर लेता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को और गहराई से समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही मॉडर्न तरीका अपनाया। उन्होंने 50 असली गाड़ियों का रियल टाइम डायग्नोस्टिक डेटा सीधे एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स में फीड कर दिया। इन मॉडल्स ने एब्सोल्यूट लोड को प्रिडिक्ट किया। सिंपल शब्दों में, ये इस बात का इंडिकेटर है कि इंजन कितनी अच्छी तरह से पावर जनरेट कर रहा है। और रिजल्ट्स एकदम क्लियर थे। मॉडल्स ने साफ दिखाया कि E15 और E30 पर चलने वाली गाड़ियों की परफॉर्मेंस में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों ब्लेंड्स पर गाड़ियां बिल्कुल स्मूथली काम कर रही थीं। इंजीनियरिंग और परफॉर्मेंस की बातें तो हो गई, अब फोकस करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, हमारी जेब। आइए देखते हैं एथेनॉल का अर्थशास्त्र। यहाँ मैथ थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि एथेनॉल में गैसोलीन से थोड़ी कम एनर्जी होती है, तो E30 ब्लेंड E15 के मुकाबले प्रति गैलन करीब 0.64 माइल्स कम देता है। लेकिन रुकिए, पेट्रोल पंप पर E30 की सस्ती कीमत इस पूरे हिसाब किताब को पलट देती है। इन 12 महीनों के ओवरलैपिंग ट्रेंड्स को देखिए। ये क्लियरली दिखाते हैं कि माइलेज में मामूली गिरावट के बावजूद डेली ड्राइविंग में कॉस्ट पर माइल यानी आपका रोज का खर्चा दोनों ब्लेंड्स के लिए प्रैक्टिकली एकदम सेम रहता है। इकोनॉमिक एनालिसिस से जो सबसे डेफिनेटिव थ्रेशोल्ड निकल कर आया है वो है 2.5%। इसका सीधा सा मतलब है
कि जब भी E30 की कीमत E15 के मुकाबले 2.5% सस्ती होती है तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से E30 एक क्लियर और फायदेमंद चॉइस बन जाता है। और आखिर में आइए एक ब्रॉडर पिक्चर पर नजर डालते हैं। इस पूरे शिफ्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? जब हम इंडिविजुअल खर्चे से हटकर बड़े स्केल पर देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। अगर सड़क पर चलने वाली पुरानी गाड़ियों में से सिर्फ 10% भी हर साल E10 से E30 पर स्विच कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में हर साल 34 मेगाटन की जबरदस्त गिरावट आएगी। ये क्लाइमेट गोल्स को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब दुनिया भर की गाड़ियों की फ्लीट का टर्नओवर रेट कितना धीमा है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऐसे में एक बहुत ही सीरियस सवाल उठता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आज डीकार्बनाइज करने के लिए हायर एथेनॉल ब्लेंड्स एक सबसे रियलिस्टिक और इमीडिएट सोल्यूशन है? इन सारे डेटा पॉइंट्स ने डेफिनेटली एक बहुत मजबूत केस बनाया है, और इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस गहरे एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।